हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद फिर आप अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। और तीसरे नंबर पे हम लोग किन चीज़ों को रख सकते हैं, मेरा ख्याल है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा समझते होंगे और महसूस भी करते होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में। तो यदि आपने थंबनेल को देखा होगा तो निश्चित तौर पे क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वैसे छात्र जो बिल्कुल पहली बार चैनल पे आए हैं वह इतिहास लेखन के पुराने वीडियोस को चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे एक एक वीडियो आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा, आप तमाम वीडियोस को देख लीजिएगा, साथ में उसका नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में आपको सुविधा हो सके। और उसके साथ साथ आप सवाल को प्रैक्टिस जरूर करना ताकि आपको पता चल सके कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह कितना यूजफुल हो रहा है, कितना वो लाभदायक है। और ध्यान रखो इसमें जो टारगेट ऑडियंस होंगे, कई लोग सवाल पूछते हैं कि इतिहास लेखन से हमें कहाँ कहाँ इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो पहला बात मैं बता दूं कि यदि आप एमए पास हो और आप पीएचडी का एंट्रेंस देना चाह रहे हो कहीं का, तो आप दे सकते हो। तो आप जब एंट्रेंस देने जाओगे तो पहला जो पेपर होता है वह रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है और दूसरा पेपर आपका हिस्ट्री का होता है। लेकिन हिस्ट्री कहने को होता है, इसमें पूछा जाता है बेसिकली हिस्टोग्राफी ही, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे भारत में कई ऐसे स्टेट हैं जो नेट जेआरएफ पास कैंडिडेट को भी एग्जामिनेशन लेते हैं, उन्हें भी परीक्षा देना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। जैसे आरपीएससी के कई सारे छात्र जो हैं मेल कर रहे थे पीडीएफ के लिए, तो उन सभी को मैं बता दूं कि अभी तक पीडीएफ बनाया नहीं है, नहीं तो पीडीएफ आप सभी को दे सकते थे। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, जब हम लोग पीडीएफ बना लेंगे तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आरपीएससी है जिस तरीके से, या फिर आप कह सकते हो यूपी पीसीएस ने आजकल जो वैकेंसी निकाली है, पीएससी कर लो इसको, जो उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन है, या फिर आप उत्तराखंड का आयोग को देख लो, या फिर किसी अन्य स्टेट के आयोग को देखते हो, तो वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एक अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं जिसमें बेसिकली वो लोग इतिहास लेखन से सवाल पूछते हैं। सबसे ज़्यादा इतिहास लेखन से सवाल पूछा जाता है। तो इन 3-4 जगहों पर आपको यह मदद कर सकता है। और तीसरे नंबर पे इतिहास को यदि आप समझना चाहते हो, जैसे आपके मन में यह भाव आ सकता है कि आखिर बिपिन चंद्रा ने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में ही क्यों लिखा, और यदि फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखा है तो पूरे भारत के स्टेट को क्यों नहीं सेंट्रलाइज्ड किया, सिर्फ 2-4 स्टेट के बारे में ही क्यों बात किया, उसको केंद्र में रख करके ही उन्होंने क्यों बात करने की कोशिश की है। तो इन तमाम सारे चीज़ों को समझने के लिए आपको इतिहास लेखन मदद करेगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट कह सकते हैं कि इतिहास को समझने और महसूस करने के लिए इतिहास लेखन का पढ़ना जरूरी होता है। तो अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज के टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप हमारे साथ लिख रहे होंगे, और यदि नहीं लिख रहे हैं तो आप कलम कॉपी उठा लें, हमारे साथ लिखते चलेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीडी कौशाम्बी के बारे में, ठीक है। यदि आपने थंबनेल को देखा होगा तो पता होगा किनके बारे में बात करेंगे, डीडी कौशाम्बी के बारे में। तो पूरा नाम लिख लीजिए आप लोग, पूरा नाम है इनका दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी, दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी। इनके बारे में हम लोग क्या क्या बात करेंगे यदि इन शॉर्ट बोला जाए, तो सबसे पहले बात करेंगे इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में हम लोग क्या क्या बात करते हैं, इनके जन्म वगैरह से रिलेटेड चीजें, बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। और इसी में हम लोग इनके एजुकेशनल लाइफ को भी देख लेंगे, वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरे नंबर पे बात करेंगे इनके कलेक्टेड वर्क्स के बारे में, जो इनकी किताबें रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इसी में आप कर सकते हो कंट्रीब्यूशन के भी बात कर लेंगे हम लोग थोड़ा बहुत। और चौथे नंबर पे यदि बात की जाए तो आप मिक्स करके लिख सकते हो कि इनका जो मिक्स्ड कंट्रीब्यूशन है, या फिर जो इनका आइडियोलॉजी रहा है खुद का, वह इसके बारे में हम लोग बेसिकली इन 4 पॉइंट पे हम लोग
चर्चा करेंगे। और मेरा ख्याल है कि यदि हम लोग इन 4 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं तो डीडी कौशाम्बी के बारे में एक मुफ्त इंफॉर्मेशन जो है, एक मुफ्त सूचना जो है, हम लोग आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं और इनसे आने वाले तमाम सवाल को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप हमारे साथ लिख रहे होंगे, तो इसको मैं मिटाता हूं और शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि कई सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि जो मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी है, मान लो, या फिर नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी जैसे मैंने पढ़ाया, तो उसमें कई इतिहासकारों का मैंने नाम लिया, आपको बताया कि यह हिस्टोरियन राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तो आपके मन में सवाल उठना चाहिए, यदि नहीं उठा है तो सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या वह सभी हिस्टोरियन एक पॉइंट पर जाकर सहमत होते हैं। तो ऐसा नहीं है साथियों। जैसे मार्क्सवादी इतिहास लेखन की बात की जाए तो इसमें डीडी कौशाम्बी भी है, रामशरण शर्मा है जिनके बारे में हमने पहले बात की है, रोमिला थापड़ हैं, उसके साथ साथ इरफान हबीब हैं, उनके अलावा आप सुमित सरकार को भी काउंट कर सकते हो, बिपिन चंद्रा को काउंट कर सकते हो, सतीश चंद्रा को भी काउंट किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखोगे कि सभी इतिहासकार एक बिंदु पर सहमत नहीं होते हैं। जैसे मार्क्सिस्ट स्कूल का जब निर्माण हुआ तो उनका बेसिक मान लो 3-4 पॉइंट है जहां पर वह सभी लोग आपस में सहमत होंगे, लेकिन बाकी अलग मुद्दों पे उनकी अपनी अलग राय भी हो सकती है। इसलिए आप कभी यह मत सोचना कि जो रोमिला थापर सोच रही हैं वही सतीश चंद्रा भी सोचेंगे या फिर वही रामशरण शर्मा भी सोचेंगे, ऐसा नहीं है। रोमिला थापर का अपना थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, लेकिन इन सभी के बीच में 4-5 बिंदु ऐसे होंगे जहां पर वो लोग बेसिकली सहमत होंगे एक दूसरे से। इसलिए उन सभी को एक स्कूल या फिर एक हिस्टोग्राफी के अंतर्गत काउंट किया जाता है, जैसे मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी के अंतर्गत उन्हें काउंट किया जाता है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं डीडी कौशाम्बी के बारे में बात करेंगे, और यह दरअसल कहा जाता है कि जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ, इन दो व्यक्तियों ने भारत के इतिहास को बहुत विस्तार से लिखा है। तो इन दोनों के लिखने के बाद यदि किसी तीसरे व्यक्ति ने सबसे ज्यादा उसको लिखा है, समझने की कोशिश की है अनोखे तरीके से, तो उस व्यक्ति का नाम है दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी। इनके बारे में कहा जाता है कि मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियोग्राफी है, आप लिखना हमारे साथ, मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी है, इसके फाउंडर के तौर पे इसको कई लोग भारत में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी के फाउंडर नहीं है यह। दरअसल फाउंडर कौन होंगे, क्योंकि मार्क्सिज्म का जो उदय है, मार्क्सिस्ट इतिहास लेखन का उदय बहुत पहले हो चुका है। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में होता है और 1850 के आसपास यह लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस समय किताब वगैरह भी इनकी आ जाती है। तो दरअसल इसका जो उद्भव है वो बहुत पहले हो चुका है। लेकिन यदि भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की बात की जाए, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ मार्क्सिज्म की बात की जाए, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री राइटिंग की बात की जाए, तब आप इनको फाउंडर के तौर पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। इनको भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन के जन्मदाता के तौर पे, के पुरोधा के तौर पे इनको काउंट किया जाता है। तो यदि आपसे पूछे कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन के फाउंडर कौन है, तो डीडी कौशाम्बी कभी नहीं होंगे, ठीक। लेकिन पूछा जाए भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन के पुरोधा के तौर पे किन्हें काउंट किया जाता है, जाना जाता है, उसमें आप डीडी कौशाम्बी का नाम एकदम निसंदेह ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं। इसलिए एक फैक्ट आप लिख लीजिएगा, और आपको यह भी समझ में आया होगा कि यहां से मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी शुरू नहीं हो रहा है, बल्कि भारत में यहां से शुरू हो रहा है। पूरे दुनिया में तो पहले ही शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए मार्क्सिस्ट स्कूल को हमने शुरू नहीं किया था, क्योंकि इसका वर्ल्ड वाइड संदर्भ भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शास्त्रीय मार्क्सवादी परंपरा, उसके बाद पढ़ेंगे जो वेस्टर्न में, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर चल करके आएंगे। फिलहाल हम लोग भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं, जहां से हमें सवाल पूछा जाता है, और डीडी कौशाम्बी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनके जन्म के बारे में सबसे पहले लिखिए। इनका जन्म जो लिखिएगा 31 जुलाई 1907 को। यह फैक्ट आपको पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन इस फैक्ट से आपको मैं बताता हूं क्या फायदा होता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। उस समय गोवा में इनका जन्म हुआ है,
कोसबन, कोसबन नामक जगह में। ठीक है, यह लिखिए। और इनके मतलब इनका जो डेथ हुआ है उनके बारे में यदि लिखा जाए तो बहुत कम उम्र में इनका देहांत हो गया था। 29 जून 1966 लिखिएगा, 29 ऑफ जून 1966। ठीक है, इस समय इनका देहांत हो गया 1966 में, बहुत कम उम्र में। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन चूंकि पहले व्यक्ति हैं तो इनका कोई भी काम, बल्कि एक ही काम क्यों ना हो, वह काम बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ऑब्वियसली पहली पीढ़ी जो होती है ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मेरा ख्याल है कि आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। यहाँ पे लिखिएगा, इनका जो डेथ हुआ है वह दरअसल पुणे में हुआ है। कहाँ? पुणे में। ठीक है, पुणे में। पुणे कहाँ में है बताओ? महाराष्ट्र में है ना। यह दरअसल इस डेट ऑफ बर्थ और यह जो इनका डेथ है उनके बारे में जान करके हमें क्या फायदा हो सकता है? फायदा यह हो सकता है कि इनके कॉन्टेम्प्रेरी फेज के हिस्टोरियन को जान सकते हैं, और यह जब इतिहास को लिखेंगे तो मुख्य तौर पे अपने दौर में जो सामाजिक परिस्थितियां चल रही है उसके ऊपर लिखने का प्रयास करेंगे, या फिर उन सारे चीज़ों का प्रभाव इनके लेखनी में दिख सकता है। इसलिए हम लोगों को इनके डेट ऑफ बर्थ से यह इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने इसको जानने की कोशिश की है। आप जब इतिहास को पढ़ो, जैसे मैंने 1907 लिखा, तो आपके मन में आना चाहिए कि 1907 में भारतीय इतिहास में कौन सी घटना घटी थी। आपने पढ़ा है ना फ्रीडम स्ट्रगल। 1907 में बताओ, मेरे ख्याल से सूरत विभाजन जिसको हम लोग कहते हैं, जो कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल जो फूट पड़ा था, यहीं से पड़ा था। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ था। और 1966 का फेज है जब भारत में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। नेहरू नहीं रहेंगे बल्कि दूसरे प्रधानमंत्री चल करके आएंगे। आप हमें बताना कि दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पे कौन आते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि इनको एक टाइटल दिया गया है, आप लिख लो, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं पैट्रियार्क ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। पैट्रियार्क मतलब पितामह, भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन का पितामह के तौर पे डीडी कौशाम्बी, दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब इनके अर्ली लाइफ वगैरह के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब जान लेते हैं कि बेसिकली थे कौन। ठीक है, इनकी पढ़ाई लिखाई जो हुई है वह बीएचयू से हुई थी। ठीक है, बीएचयू आप जानते हैं, बीएचयू से हुई है। उसके बाद कैम्ब्रिज से इनका पढ़ाई हुआ है। ठीक है, उसके बाद यूएसए में और भी कई जगह पर इन्होंने पढ़ाई किया। एएमयू में भी आप लिखिएगा। ठीक है, एएमयू में लिखिए, इसको आप लिख लीजिए एएमयू। एएमयू में दरअसल इनकी पत्नी थी जिनसे इनका विवाह हुआ था, उनका नाम था नलिनी। ठीक है, नलिनी के साथ इनका वैवाहिक संबंध स्टैब्लिश होता है। एएमयू में वो प्रोफेसर रहती हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद लिखिएगा जो फर्ग्यूसन कॉलेज है, जो उस दौर का बहुत ही फेमस कॉलेज है, फर्ग्यूसन कॉलेज। साथ में आप लिखना टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। हालांकि टिस बाद में स्टैब्लिश होता है, उस समय जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, वहां पर भी इन्होंने काम किया है। और उसके बाद भी मतलब TIFR इसको बोलते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। उसके बाद भी यहाँ से रिसर्च करने के बाद भी इन्होंने भारत के बाहर अन्य विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाने का काम किया है। ठीक है, चलो ठीक है, आप लिख रहे हो, अगला लिखो। अगला पॉइंट आप लिखिएगा, इनके किताब के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा आइडियोलॉजी के बारे में बात कर लेंगे, इनके हिस्टोग्राफी के बारे में कि इन्होंने बेसिकली क्या बात की है, या फिर किन किन चीज़ों पर इन्होंने उसको केंद्र में रखने का प्रयास किया है। तो यदि किताब की बात की जाए तो यह हिस्टोरियन के साथ साथ तो मैथमेटिशियन भी थे। यह आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिए आप लोग। देखो, शुरुआती दौर के जो भी लोग हैं ना, वो सभी के सभी लोग मल्टी टैलेंटेड हैं। ठीक है, जैसे आप रूसो के बारे में आपने पढ़ा होगा, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, ये सभी के सभी फिलोसफर हैं, हिस्टोरियन हैं, कई लोग तो मैथमेटिशियन भी है। तो सभी लोगों ने सभी फील्ड में काम किया है। शुरुआती दौर है।
इस वजह से। ठीक है, चलो एजुकेशनल लाइफ यानी बेसिक एजुकेशन और जो उनका शुरुआती दौर का जो शिक्षा रहा या फिर आगे का जो शिक्षा रहा है प्राइमरी एजुकेशन के अलावा जो हायर एजुकेशन रहा या फिर कोई और भी चीज़ें रही, उन सभी के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब बात कर लेते हैं उनके किताब के बारे में। उनके किताब से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए पहला किताब लिखिएगा 1956 में, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बहुत महत्वपूर्ण किताब है, हिस्टोग्राफी में इसका बहुत रोल होता है। An introduction to the study of Indian history। दूसरे किताब, यह 1956 में यह किताब आया है, ठीक है, 1956 में। दूसरे नंबर किताब की बात करें, ठीक है, आपको दिख रहा है। दूसरे नंबर किताब की बात करें तो दूसरा लिखिएगा 1957 में है, 57 की किताब है, उसको लिखिएगा एक्सरसाइज इन द डायलेक्टिकल मेथड। एक्सरसाइज इन द डायलेक्टिकल मेथड। तीसरे की यह 1957। देखो, यदि आप ईमानदारी से इसको पढ़ोगे ना इतिहास लेखन को, तो फिर आप किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दो, मैं दावा करता हूं कि एकदम आप डेफिनेटली वहां पे टॉप करोगे। यदि ईमानदारी से पढ़ते हो हमारे साथ तो टॉप करोगे, पास वास करने की बात नहीं है, टॉप करोगे, टॉप। ठीक है, 1962 में किताब लिखिए मिथ एंड रियलिटी। मिथ एंड रियलिटी, किताब का पूरा नाम लिखिएगा स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर। स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर। चौथे नंबर पे लिखिएगा किताब, आप पीरियड लिखें आप इसका 1965। अगला लिखिए इंडियन न्यूमिस्मैटिक्स। इनके दुनिया से जाने के बाद एक किताब आई थी इंडियन न्यूमिस्मैटिक्स। देखो, आप लोग बताना कि न्यूमिस्मैटिक्स होता क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, ठीक है। पांचवें नंबर पे लिखो पांचवा किताब डी कोसाम्बी कंबाइंड मेथड इन इंडोलॉजी एंड अदर राइटिंग्स। और अगला किताब लिखो द ऑक्सफोर्ड इंडिया कोसाम्बी कंपाइल्ड एडिटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रजलाल चट्टोपाध्याय। यह दरअसल इनके ऊपर लिखा गया किताब है, तो इससे भी सवाल मान लो पूछा जाए तब आप ऐसा ना करें कि यह सब किताब मैंने लिखवाया नहीं था और आप एग्जामिनेशन में पूछ दिया गया, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको भी लिखिए। और 2016 में एक राम रामास्वामी ने एक किताब लिखी है, इन्हीं के ऊपर है, एडवेंचर्स इनटू अननोन, इससे एडवेंचर इनटू अननोन, 2016 की किताब है। मेरा ख्याल है कि आपने यह भी लिखा होगा, यदि आपने इसको लिखा है तो ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इनके हिस्ट्री राइटिंग के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने बेसिकली इतिहास के बारे में क्या कहा है। उसको आप लिखिएगा एक एक करके। मिटाऊं इसको, आपने लिखा है ना, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आप लोग लिखोगे तो ज्यादा दिनों तक चीजें याद रहेंगी। आगे बात करते हैं हम लोग, अगले तौर पे हम लोग क्या बात करें बताओ, इनके आइडियाज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इतिहास लेखन का जान होता है, जान है ना। आप लोग का तो जान कोई और है, आप समझ रहे हो ना कौन है, समझ ही रहोगे, ठीक है। चलो एक बात देखो कि डी कोसाम्बी का जो संबंध है वह बेसिकली एंशियंट इंडिया से, इस बात को याद रखना।
डीडी कौशाम्बी का संबंध किससे है? एंसेंट इंडिया से है। और रोमिला थापड़ का भी जो संबंध है वो एंसेंट इंडिया से है। रामशरण शर्मा का भी संबंध एंसेंट इंडिया से है। और इरफान हबीब का संबंध मिडिएवल इंडिया से है। हालांकि उन्होंने भी एंसेंट इंडिया पे किताबें लिखी है। हाल ही में उनका किताब आया हड़प्पन सिविलाइजेशन करके, हाल ही में नहीं बहुत पहले आया मेरा ख्याल है कि आप उस किताब को पढ़ेंगे, रिसर्च बुक है, बहुत ही मजा आएगा। और यदि आप मिडिएवल इंडिया में रिसर्च करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, आपका मान लो कि उसमें विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हो, तो आप लोग उनको जरूर पढ़ना, इरफान हबीब की किताब को। बहुत ही बेहतरीन किताब है, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में आती है, तो आप किसी में भी पढ़ सकते हैं उसको। आइडिया की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने इतिहास को एक नए तरीके से, ठीक है, इतिहास को एक नए तरीके से देखने की कोशिश की है। ऑब्वियस सी बात है कि ही इज नोन एज द पैट्रियार्क ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड। तो इन्होंने इतिहास को एक नई तरीके से देखने की कोशिश की, एक मार्क्सिस्ट तरीके से, एक मार्क्सिस्ट अप्रोच की वजह से। शुरुआती दौर में क्या हो रहा था कि जो एंशिएंट इंडिया लिखा जा रहा था उसमें लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को ज़्यादा तरजीह नहीं देते थे, ठीक है, उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को भी उतना ही वैल्यू दिया जितना कि लिटरेरी सोर्सेज को दिया जा रहा था। तो इतिहास को एक नई परिभाषा के तौर पे इन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की है। तो आपसे पूछा जाए तब आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हो। मान लो कि आपको ऐसे तो आप एमए में पढ़ रहे होगे किसी विश्वविद्यालय में, तभी इतिहास लेखन में आपको लिखना होगा डिस्क्रिप्टिव मोड में, अदरवाइज एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी विश्वविद्यालय का एंट्रेंस देने जाओगे तो आप वहाँ पे जितने भी छात्र दे रहे होंगे उनसे बहुत ही बेहतर कर सकते हो। आपको ऐसा कोई भी सवाल नहीं लगेगा इतिहास लेखन का जो मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, या फिर आप जिसको आप टैकल नहीं कर सकते हो, एकदम बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। आगे बात करते हैं। इन्होंने जो है एंशिएंट हिस्ट्री पे ध्यान दिया है, और इस दौर में एंशिएंट हिस्ट्री को लिखने के लिए समाज के पास जितनी भी चीज़ें थी, उनके कल्चरल आइडेंटिटी हो या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो या फिर जो भी चीज़ें हों, तमाम सारे चीज़ों को कलेक्ट करके हिस्ट्री को लिखने की एक सफल कोशिश की है। ठीक है, कोशिश तो दो प्रकार की होती है, एक असफल कोशिश कई बार करते हैं तो हम लोग असफल हो जाते हैं, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। इन्होंने एक सफल कोशिश की है लिखने की। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो दूसरा लिखिएगा, इन्होंने इतिहास को लिखने के लिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग शुरू किया। ठीक है, किस पद्धति का? तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग शुरू किया। तुलनात्मक पद्धति क्या होता है? जैसे मैंने बताया ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्लस लिटरेरी सोर्सेज या फिर प्लस में फॉरेन अकाउंट्स भी कर सकते हो। इन तमाम सारे चीज़ों का कंपैरेटिव स्टडी करके इतिहास को लिखने की शुरुआत की। किन्होंने? डीडी कौशाम्बी ने, दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी ने। ठीक है, चूंकि यह बीएचयू में पढ़े थे तो इनके पास संस्कृत का भी अच्छा खासा नॉलेज था, तो इन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट संस्कृत में भी लिखे हैं। तो जो वैदिक काल में जो बहुत सारे टेक्स्ट लिखे जा रहे थे, चाहे वो ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, ये सभी संस्कृत भाषा में ही थे। तो इन्होंने वैदिक काल के टेक्स्ट पे भी काफी काम किया है, वैदिक काल पे भी इन्होंने बहुत विचार किया है, उस पर लिखने की कोशिश की है। तो आप डीडी कौशाम्बी की किताब को पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज, नया नया चीज आपको मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आप लिख सकते हो कि जो उस समय मकान मिले या फिर शवाधान मिला और जो छोटे छोटे जो मॉन्यूमेंट्स मिले, उन सभी को इन्होंने एक एक करके उन सभी पे विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की है। इसी वजह से इनको पैट्रियार्क ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट स्कूल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शुरुआत की है इस वजह से, और कोई बात नहीं है। तीसरे पॉइंट के तौर पर आप लिखिएगा, इन्होंने जो इतिहास अध्ययन करने की जो शुरुआत की लिखने की, उन्होंने कहा कि भारत का जो जन समाज था वो पहले जनजातीय था और यहाँ से कास्ट सिस्टम चल करके आया है। मतलब पहले जो सोसाइटी, अभी के सोसाइटी में क्या, इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ गया। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, सभी रिलीजन में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, किसी न किसी रूप में कर रहा है। तो डीडी कौशाम्बी का कहना था कि जो कास्ट सिस्टम चल करके आया है अभी जो सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं, वह दरअसल आज का मसला नहीं है।
यह पहले जनजातीय फॉर्म में था। तो यदि भारतीय इतिहास का, भारतीय समाज का यदि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो हम लोगों का जो इवोल्यूशन हो रहा है वह जनजाति से जाति की ओर हो रहा है। हम लोग पहले जनजाति हैं, उसके बाद कास्ट है, उसके बाद जाति है। तो इन्होंने जनजाति से जाति की ओर आने को, ठीक है, एक थ्योरी दिया कि पहले हम लोग को जनजातीय समाज का अध्ययन करना चाहिए, फिर कास्ट के बेस पे जो सोसाइटी का निर्माण हुआ है उसके बारे में। ठीक है, आप लिख रहे हो यह ट्रांजिशन फेज के तौर पे इन्होंने काउंट किया। जैसे आप रामशरण शर्मा की किताब को पढ़ोगे तो उन्होंने कहा अर्ली मेडिवल का जो फेज है वह ट्रांजिशन फेज है। गुप्त काल के पतन का बाद का जो फेज है वह संक्रमण काल है, जहां पे इकोनॉमी चेंज होता है, सोसाइटी चेंज होता है, नए नए कास्ट चल करके आते हैं, कास्ट कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, तो उसको ट्रांजिशन फेज बोला गया है। उसी तरीके से इन्होंने इसे भी ट्रांजिशन थ्योरी का नाम दिया है। जनजातीय समाज से लेकर जातीय समाज की ओर हमें बढ़ना चाहिए। आप समझ पा रहे हो? आप पूरा विस्तार में लिखना, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखना या फिर समझ लेना। एक बार समझ लोगे तो फिर चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे लिखिए, जो इस समय मिथ थे, मैंने बताया ना कि उस समय इन्होंने मिथ एंड रियलिटी पे किताब लिखी है। इन्होंने अपने थ्योरी में शामिल किया मिथकों की व्याख्या। ठीक है, मिथकों की व्याख्या का क्या मतलब होता है? मिथकों की व्याख्या में हम लोग इसको देख सकते हैं, मिथ एंड रियलिटी जो इन्होंने किताब लिखी है उसके माध्यम से हम लोग यह जान सकते हैं कि जो एंशिएंट इंडिया का इतिहास लिखा जा रहा था उसमें बहुत सारी चीजें जो थी मतलब माइथोलॉजिकल थी। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप पढ़ोगे बुद्धिज्म पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे जातक कथाओं के बारे में, जिसके बारे में कहा गया कि कथाएं कही जा रही थी, सुनाई जा रही थी और एक पीढ़ी से लेकर दूसरे पीढ़ी में इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, एक दूसरे का स्थानांतरण हो रहा था। तो चीजें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रही थी, तो बहुत सारी चीज जो थी वो फैक्चुअल नहीं होती थी, वह माइथोलॉजिकल हो जाती थी। तो इन्होंने कहा कि मतलब माइथोलॉजी का अपना एक रोल है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को लिखने में। तो इन्होंने माइथोलॉजी को अपने तरीके से उसका व्याख्या किया है, इसलिए इन्होंने किताब लिखा है मिथ एंड रियलिटी। मेरे ख्याल से आपने समझा होगा। आगे लिखते हैं और अगले थ्योरी की तरफ चलते हैं। 5वें नंबर की बात की जाए तो इन्होंने आर्यों की विजय, आर्यों के विजय पर भी चर्चा किया है। जो आर्यों और अनार्यों के बीच में जो लड़ाई होता है उसके बारे में भी इन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की है। और आर्य नस्ल का जो एक सिद्धांत है उस सिद्धांत को इन्होंने खारिज कर दिया है। कहता है कि ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं था कि आर्य एक अलग नस्ल के थे। ठीक है, और आगे लिखिए अगला पॉइंट। इन्होंने कहा कि आर्य जो लोग थे वो भारत के उत्तरी पश्चिमी इलाके में बस गए थे। आगे लिखिएगा अगला पॉइंट कि आर्य लोग टेक्नोलॉजिकली, ठीक है, उनके पास जो प्रौद्योगिकी का जो विकास था वह अनार्यों की तुलना में बहुत बेहतर था, और बोले घोड़ों का प्रयोग भी बहुत बेहतरीन तरीके से करते थे। तो ये 2-4 पॉइंट इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, आर्यों के बारे में स्पेशलाइज करके उसके बारे में कहने की कोशिश की है। तो यदि इससे स्टेटमेंट वाइज सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट डीडी कौशाम्बी का नहीं है, तो इस सवाल में आप फंस सकते हो। इसलिए आप पूरा स्टेटमेंट को लिखोगे तब आप सवाल में नहीं फंसेंगे। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि आप हमारे साथ लिख रहे होंगे। इसके साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि लौह प्रौद्योगिकी जो आयरन टेक्नोलॉजी है उसका इन्वेंशन, उसका शुरुआत भी आर्यों की देन है, उसका शुरुआत भी आर्यों ने किया है, ऐसा डीडी कौशाम्बी ने माना है। और आगे लिखिएगा, जो उस समय गंगा की घाटी में जो हल का प्रयोग किया जा रहा था, जो एग्रीकल्चर के लिए किया जा रहा था, उसके बारे में इन्होंने बताया है कि यह भी आर्यों की वजह से ही हुई है। ठीक, अगला लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इन्होंने बहुत विस्तार से बात किया है। कई लोगों का मानना यह था कि चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत अर्बनाइज थी, वहां पे चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं थी, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल था। आज जैसे चंडीगढ़ में जाओगे, आज के आधुनिक चंडीगढ़ में, तो बहुत सारी चीजें जो है आपको हड़प्पा सभ्यता से मतलब मिलेगी, लगेगी वैसा ही काम किया गया। जैसे हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी, उसी तरीके से चंडीगढ़ में सड़कें ठीक ठाक हैं। मैं गया था हाल ही में घूमने के लिए, तो अपने एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगा कि जैसे मतलब उस दौर के किसी नगर में मैं आ गया हूँ। इस तरीके से चीजें वेल सिविलाइज्ड मिली और बिल्कुल मतलब ठीक ठाक था। अभी तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली से यदि कंपेरिजन किया जाए तो वो तो काफी बेहतर था चंडीगढ़। ठीक है,
आगे बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इन्होंने, कई लोगों का कहना था कि वो लोग हल का प्रयोग करना नहीं जानते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि वो हल का प्रयोग करना जानते थे क्योंकि उस दौर में वो लोग चावल वगैरह भी खा रहे थे। पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि एग्रीकल्चर का पहला प्रमाण पूरी दुनिया में कहाँ से मिलता है और कितने ईस्वी में। और दूसरी बात, एग्रीकल्चर का भारत में प्रमाण पहली बार कहाँ से मिलता है और कितने ईस्वी में मिलता है। इन दोनों सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इन्होंने कहा। अगले पॉइंट की बात की जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कहा कि यहाँ पर हल का प्रयोग किया जा रहा था। यह दरअसल इनका स्टेटमेंट था। और एक दो पॉइंट और लिखिए, जैन और बौद्ध धर्मों के उत्थान के बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। ठीक है, जैन एवं बौद्ध धर्मों के उत्थान के बारे में, और इन्होंने उसकी आर्थिक व्याख्या करने की कोशिश की है क्योंकि उन लोगों ने पशु बलि पे रोक लगाया था। तो इनका दरअसल कहना यह था कि स्टेट को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने के लिए ऐसे कदम उठाए गए थे, एक अलग तरीके से जोड़कर देखने की कोशिश की है। और मैंने आपको बताया था कि मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली जितनी भी चीजें हैं वह इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव में लिखी गई है या फिर उसके ऊपर चर्चा किया गया है। आर्थिक दृष्टिकोण से ही पूरे मार्क्सवादी इतिहास लेखन को लिखा गया है। तो यदि आप इसका अध्ययन करोगे तो आप उस हिसाब से इसको कंपेयर करके चीजों को देख सकते हो। आगे बात करें, उसको आप 7वें नंबर पे लिख लेना, जैन और बौद्ध धर्म का जो अहिंसा का जो अर्थशास्त्र ऐसा करके कुछ फिलॉसफी है इनका, उसको आप लिख लीजिए। और इनके जो आइडियाज थे, इनके जो विचारधारा था, इनका जो थॉट प्रोसेस था मार्क्सवादी इतिहास लेखन के बारे में, वह हमने एक एक करके यहाँ पे चर्चा कर लिया है। यदि आप इतना कर लेते हैं और उनके किताब को और बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ लिए हैं तो मेरा ख्याल है कि इनसे आने वाले तमाम सवाल को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनके बारे में एक स्टेटमेंट लिख लीजिए जो कि बहुत ही वेटरन हिस्टोरियन है, जिनका नाम है अभी अलाइव है। उनका नाम है रोमिला थापर, जिनके बारे में मैंने लेक्चर भी किया था, जेएनयू में एमिनेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्य भी कर चुकी हैं। बहुत ही बेहतरीन हिस्टोरियन है, आप उनके लेक्चर को भी यूट्यूब पे देख सकते हो। उन्होंने डीडी कौशाम्बी के बारे में एक स्टेटमेंट कहा है, आप उस स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। रोमिला थापर एक मूल्यांकन करते हुए लिखती हैं कि कौशाम्बी की कृतियों की गंभीर गुणवत्ता की तुलना में उनके चिंतन और विश्लेषण की सीमाओं का महत्व काफी कम है। ठीक है, मतलब कि उनका जो टेक्स्ट लिखा गया उनके बाद, या उनका जो टेक्स्ट में जो चीजें लिखी गई है और जो कौशाम्बी सोचते थे, सोचते थे उसमें ज्यादा क्वालिटी था और जो टेक्स्ट लिखा गया उसमें क्वालिटी कम दिखता है। यह स्टेटमेंट दरअसल मेरा नहीं है, आपका नहीं है, यह स्टेटमेंट है रोमिला थापर का। तो यदि आपसे स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछा जाए कि डीडी कौशाम्बी के बारे में निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कथन कहा था, तब आप इसको कोट कर सकते हैं कि रोमिला थापर ने कहा था। ठीक है, चलो। और उसके साथ साथ एक सवाल और एक पॉइंट और लिख लेना कि इन्होंने जो है भारतीय अतीत के संदर्भ में मार्क्स द्वारा प्रतिपादित, जो मार्क्स ने इम्पोज किया था, जो चीजों को क्रिएट किया था, एशियाटिक प्रोडक्शन थ्योरी को, ठीक है, एशियाटिक प्रोडक्शन थ्योरी को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया है। जैसे मैंने बताया ना कि मार्क्स ने जो चीजें कही है, चूंकि मार्क्स जर्मनी का रहने वाला है, तो जो यूरोपियन सोसाइटी में जो चीजें चल रही थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने थ्योरी को किया। अब भारतीय हिस्टोरियन है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, तो इंडियन सोसाइटी में जो चीजें चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो उन चीजों को जो कार्ल मार्क्स ने एशियाटिक प्रोडक्शन थ्योरी को जो दिया था उसको स्वीकार तो किया, लेकिन पूरी तरीके से 110% नहीं किया। यह पॉइंट को आप स्टार मार्क के लिखना, आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने काफी विस्तार से चर्चा किया है डीडी कौशाम्बी के बारे में। तो यदि आपने विस्तार से इस लेक्चर को देखा होगा, चीज़ों को लिखा होगा, समझने की कोशिश की होगी, तो इससे आने वाले तमाम सवालों को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।